हेलो एवरीवन। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने आपको नॉर्मेलिटी इक्वेशन और मोलैरिटी इक्वेशन पढ़ाया था। नॉर्मेलिटी इक्वेशन और मोलैरिटी इक्वेशन का सारा कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था। आज के लेक्चर में मैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन और मोलैरिटी इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन obtained by mixing पहला है, इसमें फर्स्ट पार्ट है 100 cc ऑफ 0.2 N H2SO4 with 50 cc of 0.1 N HCl। दूसरा पार्ट है इसका 100 cc ऑफ 0.1 N H2SO4 with 100 cc of 0.2 N NaOH। और तीसरा पार्ट है 100 cc of 0.1 M H2SO4 with 100 cc of 0.1 M NaOH। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करो, इसके बाद अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से मैच करो। चलिए सॉल्व करता हूं मैं। देखिए, इन तीनों क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दो टाइप के सॉल्यूशन को मिक्स करके एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनाया गया है। आपको उस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बारी बारी से हम तीनों पार्ट को डील करेंगे। पहले पार्ट में क्या कहा गया है, आपका H2SO4 को आपने मिक्स किया है HCl के साथ में। इसका वॉल्यूम आपका है 100 cc, इसकी नॉर्मेलिटी है 0.2, इसका वॉल्यूम आपका है 50 cc और नॉर्मेलिटी है 0.1। तो ये कहा गया है कि इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बन रहा है, इस सॉल्यूशन का आपको नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करना है। तो आप सबसे पहले देखो कि नॉर्मेलिटी इक्वेशन और मोलैरिटी इक्वेशन के हमने आपको 4 केस बताए थे। उन चारों केस में से ये कौन से केस का पार्ट है? इसमें क्या कर रहे हो, आप दो एसिड को मिला रहे हो, दो एसिड को मिक्स कर रहे हो और आपको पता है कि दो एसिड आपस में कभी रिएक्ट नहीं करते हैं।
यानी कि ये कह सकते हो कि आप दो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो, और दो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन को मिक्स करने वाला जो केस था कौन सा था? केस 3, अगर आपको याद होगा तो। यानी कि N1V1 प्लस N2V2 इक्वल्स टू N3V3। ठीक है, अगर वो चीज आपको याद है तो आप तुरंत अप्लाई कर दोगे, अदरवाइज आप कॉन्सेप्ट के थ्रू तो जा ही सकते हो। मैं जस्ट फार्मूला अप्लाई करना सिखाऊंगा। तो क्या हो जाएगा? केस ऑफ, इट इज केस ऑफ मिक्सिंग of two non-reacting solution, hence आप कह सकते हो इस केस में कि N3V3 इक्वल्स टू N1V1 प्लस N2V2। ठीक है, अब बात आती है कि V3 क्या होगा? इसका जो वॉल्यूम होगा, और इसका वॉल्यूम क्या होगा? V1 प्लस V2 होगा, यानी कि 150 cc हो जाएगा। तो आप यहां पे वैल्यूज पुट कीजिए, N3 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। N1 कितना है? 0.2, V1 100, N2 0.1, V2 50, V3 150। हमने आपसे कहा था, हमेशा ध्यान देना कि V1, V2 और V3 ये तीनों सेम यूनिट में होने चाहिए। तो आप देख रहे हो ये भी और ये भी तीनों सेम यूनिट में है, क्यूबिक सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके N3 की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी? आपकी वैल्यू आ जाएगी यहां से 20, वहां से 5, 25 बाई 150, यानी कि 1/6। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। सेकंड, देखो सेकंड वाले में आप क्या कर रहे हो? H2SO4 को NaOH के साथ में मिक्स कर रहे हो। ठीक है, यहां पे रिजल्टेंट सॉल्यूशन आ रहा है। अब देखो H2SO4 का जो वॉल्यूम है V1 इक्वल्स टू 100 cc, इसकी नॉर्मेलिटी 0.1 है, इसका वॉल्यूम 100 cc और इसकी नॉर्मेलिटी 0.2 है। तो इस केस में जो आपका मिक्सचर प्रिपेयर हो रहा है उसका आपको नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करना है। तो आप देख रहे हो ये एसिड है, ये बेस है, यानी कि ये एसिड बेस रिएक्शन वाला केस है, केस 4। और हमने बताया था कि जब भी आपका एसिड बेस रिएक्शन का केस आएगा तो उस केस में रिजल्टेंट सॉल्यूशन का आप नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए हमने आपको कुछ स्टेप बताए थे, अगर आपको याद होगा तो। स्टेप क्या था, मैं वो सॉल्व करता जा रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करोगे? स्टेप 1, सबसे पहले आप एसिड और बेस दोनों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता करोगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 क्या होगा? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम N1V1, यानी कि 100 इंटू 0.1 इक्वल्स टू 10। फिर आप पता करोगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, ये क्या हो जाएगा? N2V2 हो जाएगा, यानी कि 100
इंटू 0.2 इक्वल्स टू 20। स्टेप 2 में हमने आपसे कहा था कि स्टेप 2 में आप एसिड और बेस दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को कंपेयर करोगे। तो कंपेयर कर लीजिए। तो आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH ये ज्यादा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 से। यानी कि जो आपका रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर का। हैंस रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज बेसिक। फिर हम आए थे स्टेप 3 पे, जहां पे हमने नॉर्मेलिटी कैलकुलेट की थी। स्टेप 3 यहां पे नॉर्मेलिटी हम फाइंड आउट करेंगे। N3 बराबर हमने आपको बताया था कि एसिड और बेस का जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, देखो यहां इस नीचे लिखता हूं, N3 इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH डिफरेंस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय V3। यानी कि 10 और 20 का डिफरेंस आप लोगे, 10 डिफरेंस 20 अपॉन V3। V3 क्या होगा, इसका प्लस इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 200। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1/20। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 0.05। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले पार्ट पे आते हैं। चलिए हम लोग आते हैं तीसरे वाले पार्ट पे। देखिए जो तीसरा वाला पार्ट है, आप अगर इसको ध्यान से देखो तो आप पाओगे कि तीसरा पार्ट और दूसरा वाला पार्ट दोनों सेम ही टाइप के हैं। यानी कि दोनों एसिड बेस रिएक्शन का ही पार्ट है। ठीक है, तो मैं आपको करवाता हूं इसको थर्ड। क्या कर रहे हो आप, H2SO4 को आपने मिक्स किया है NaOH के साथ में, बना आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन। इसका आपका वॉल्यूम है 100 cc, मोलैरिटी है 0.1। इसका वॉल्यूम है 100 cc, मोलैरिटी है 0.1। तो इसका नॉर्मेलिटी आपको पता करना होगा और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 इक्वल्स टू 100 प्लस 100 यानी कि 200 cc। अब यहां पे क्या करोगे, फिर से सारा प्रोसीजर यही आपको फॉलो करना होगा। यानी कि आप सबसे पहले एसिड और बेस दोनों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करोगे और दोनों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दोनों का वॉल्यूम और दोनों की नॉर्मेलिटी होनी चाहिए। लेकिन आप यहां पे ध्यान दो तो एसिड और बेस दोनों की मोलैरिटी गिवन है। कहने का मतलब यह है कि मोलैरिटी का यूज करके आप दोनों के नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट करोगे। कैसे होगा आइए देखते हैं। हमने आपको बताया था नॉर्मेलिटी हो जाएगा मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, यानी कि 0.1 इंटू 2 0.2।
N2 हो जाएगा 0.1 इंटू 1 0.1। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 ये क्या हो जाएगा N1V1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब, यानी कि 20 आ जाएगा। ठीक ऐसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH ये हो जाएगा आपका N2V2 यानी कि 10। आप देखो फिर से वही सेम टाइप का क्वेश्चन बन गया है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, आपका H2SO4 यानी एसिड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है और NaOH का कम है। तो आप देखो क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या करते थे, आप दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को कंपेयर करके सॉल्यूशन का नेचर फाइंड आउट करते थे, और फिर तीसरे स्टेप में आप नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करते थे। तो चूंकि इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन का नेचर तो पूछा नहीं गया है, इसलिए मैं डायरेक्ट तीसरे स्टेप पे आता हूं, यानी कि नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करता हूं। N3 हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 डिफरेंस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH डिवाइडेड बाई V3। आप वैल्यू पुट कर दो। देखिए इसका और इसका डिफरेंस लेना है, कितना आएगा, 20 और 10 का डिफरेंस 10 आएगा, अपॉन V3 200, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/200। सॉल्व करोगे 0.05, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ 250 ml 2m ग्लूकोज कॉमा 2m ग्लूकोज is mixed with 250 ml comma 2m glucose solution find molarity of mixture, find molarity of mixture। चलिए वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करो। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास दो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है और दोनों को मिक्स कर दिया गया है। तो जो मिक्सचर बना है उस मिक्सचर का आपको मोलैरिटी फाइंड आउट करना है। ग्लूकोज सॉल्यूशन है, इसको मिक्स किया गया है
ग्लूकोज सॉल्यूशन से और आपका यहां पे मिक्सचर प्रिपेयर हुआ, यहां आपका मिक्सचर बन गया। इसका वॉल्यूम है 250 ml, मोलैरिटी है 2। इसका वॉल्यूम है 250 ml, मोलैरिटी है 2। तो इसकी मोलैरिटी आपसे पूछी जा रही है। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 यानी कि 500 ml। तो सिंपल सी बात है, ग्लूकोज के दो सॉल्यूशन को आप मिक्स कर रहे हो और ग्लूकोज का ग्लूकोज से कोई रिएक्शन तो होना है नहीं। क्या हो गया ये? यानी कि दो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो, वही वाला केस अप्लाई कर दो। मतलब N1V1 प्लस N2V2 इक्वल्स टू N3V3 या फिर M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स टू M3V3। देखिए, जो हमने 4 केस बताए थे उसमें 4 फार्मूले बताए थे। जरूरी नहीं है कि आप उनको रट्टा मारो, ठीक है ना, रटने की आवश्यकता नहीं है। हमने कॉन्सेप्ट वहां पे बताया था, आप कॉन्सेप्ट को समझ के रखो और कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है ये आपको पता होना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि आपको फार्मूले याद करने की नीड नहीं होगी। मैं यहां पे फार्मूला इसलिए अप्लाई कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलिए बिना कॉन्सेप्ट के थ्रू ही दिखा दे रहा हूं मैं। तो हो क्या रहा है, इसको इसमें मिक्स करके वो बना रहे हो, तो क्या होगा? कहने का मतलब इसमें सल्यूट का नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट जो इसमें होगा प्लस जो सल्यूट का नंबर ऑफ मोल यहां पे होगा, दोनों को ऐड कर दो। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज 1, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज 2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल, मैं इसको 3 बोल रहा हूं, और इसकी वैल्यू क्या होगी? हमने आपको बताया था नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स टू, यहां पे सल्यूट का नंबर ऑफ मोल क्या होगा? M3V3, ठीक है ना। तो मैं ये वाला स्टेप डायरेक्ट अप्लाई कर देता। जब आप लोग भी समझ जाओगे इसको तो आप देखते ही डायरेक्ट इसको अप्लाई करोगे, ठीक है। आप वैल्यूज को पुट करो और M3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। M1 है 2 इंटू 250 प्लस 2 इंटू 250 अपॉन 500, वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन करवा रहा हूं। तीसरा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर that must be added to a mixture of 500 ml 0.3 m HCl and 1500 ml 0.1 m HCl to obtain 0.1 m HCl solution। देखिए
आप चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपके पास एक मिक्सचर है, HCl के 2 सॉल्यूशन का एक मिक्सचर आपके पास है। अब ये कहा गया है कि उस मिक्सचर में कितना वाटर ऐड किया जाए कि उस मिक्सचर का मोलैरिटी 0.1 हो जाए। ठीक है, मतलब क्या है? सॉल्यूशन 1 HCl सॉल्यूशन को आपने मिक्स किया दूसरे HCl सॉल्यूशन 2 के साथ में, यहां पे आपका बना मिक्सचर। अब इस मिक्सचर का आपने डाइल्यूशन किया और रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिल गया। ये मिला। अब ये कह रहा है इसका जो वॉल्यूम है V1 इक्वल्स टू 500 ml है, M1 है 0.3, इसका है V2 इक्वल्स टू 1500 ml, M2 है 0.1। यहां पे आपका मिक्सचर आएगा। मिक्सचर क्या हो जाएगा? मान लो इसकी मोलैरिटी M3 हो जा रही है और वॉल्यूम V3 हो जा रहा है। अब फाइनल यहां पे आपको मिल रहा सॉल्यूशन, मोलैरिटी M4 मान लिया, वॉल्यूम V4 मान लिया। ठीक है, एक चीज यहां दिया गया है कि जो आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है उसकी मोलैरिटी 0.1 है। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का, फाइनल सॉल्यूशन का, इसका नहीं, इसका 0.1 है। तो ये पूछा गया है, पूछा क्या गया है, इस स्टेप में हमने कितना वाटर मिलाया, इस स्टेप में हमने कितना वाटर मिक्स किया जिससे कि यहां पे मोलैरिटी 0.1 हो गई है। बहुत सिंपल सी बात है। आप यहां पे V3 फाइंड आउट कर लो, नंबर 1, फिर आप यहां पे V4 फाइंड आउट कर लो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपका एडेड वाटर होगा। इतना ही करना है आपको। तो आइए हम लोग करके देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले V3 की बात करें। V3 क्या होगा भाई? इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम हो जाएगा, यानी कि V1 प्लस V2, यानी कि इतना प्लस इतना 2000 ml आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया आपका। अब ये सोचिए कि इसको और इसको यहां पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है V4 की। तो आप सोचो कि इसको और इसको कौन सा इक्वेशन रिलेट करेगा? डाइल्यूशन का केस है, डाइल्यूशन का केस है, यानी कि यहां पे सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल यहां पे होगा, सॉल्यूट का वही नंबर ऑफ मोल यहां पे होगा, यानी कि यहां पे M3V3 जो होगा वही सेम M4V4 यहां होगा, यानी कि आप कह दोगे M3V3 इक्वल्स टू M4V4, ये बोल दोगे, यही बोलोगे। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि M3V3 इक्वल्स टू M4V4। आपको फाइंड आउट करना है V4। V4 हो जाएगा M3V3 अपॉन M4। अब आप देखो यहां पे
आपको M4 की वैल्यू पता है, V3 की वैल्यू पता है। M3 अगर आपको मिल जाए तो V4 आपको मिल जाएगा, और V4 एक बार मिल गया तो V4 में से V3 आप माइनस कर दोगे, एडेड वाटर की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो आइए अब बात आती है कि M3 की वैल्यू कैसे पता करोगे। तो आप देखो, ये वाला जो स्टेप है, यहां क्या हो रहा है, HCl सॉल्यूशन को HCl सॉल्यूशन के साथ में आप मिक्स कर रहे हो, यानी कि दो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो। तो कौन सा इक्वेशन जाएगा, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स टू M3V3 हो जाएगा। तो आप लिख दो M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स टू M3V3 के। यहां से आप M3 फाइंड आउट करो, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V3 के। वैल्यू पुट कर दो, M1V1 कितना आ जाएगा 150 प्लस M2V2 कितना आएगा 150 अपॉन V3 कितना आएगा, V3 2000, यानी कि 300 अपॉन 2000, 3/20 M3 आ गया। अब आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और V4 की वैल्यू पता करनी है। तो V4 कितना आ जाएगा, M3 V3 अपॉन V4, यानी कि M3 है 3/20 मल्टीप्लाइड बाय V3 2000 अपॉन V4, सॉरी यहां M4 है, अपॉन 0.1। इसको आप सॉल्व करोगे कितना आएगा 100, 300, 3000 ml आ गया। तो कितना वाटर मिक्स किया गया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू V4 माइनस V3, 3000 माइनस 2000, यानी कि 1000 ml या 1 लीटर। यही इसका सॉल्यूशन था। वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट को कंसीडर करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूं। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर required to make .4 m solution from 16 ml of 0.5 m solution.
तो आप क्वेश्चन को रीड कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन हमने करवा दिया है, आप खुद से ट्राई कर सकते हो। देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में। कहा गया है कि आपके पास एक सॉल्यूशन 1 है, इसको आपने डाइल्यूट करके यानी कि वाटर ऐड करके सॉल्यूशन 2 बनाया है। वाटर एडिशन का मतलब आपने डाइल्यूट किया है। पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम 16 ml है, मोलैरिटी 0.5 है। इसका वॉल्यूम आपको नहीं पता है, मोलैरिटी 0.4 है। ये पूछा गया है कि इस वाले सॉल्यूशन में कितना वाटर ऐड करेंगे कि इसका मोलैरिटी 0.4 हो जाए। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हमने तीसरा वाला करवाया था, ठीक है। तो आप क्या करो, सिंपल सी बात है, अगर आप V2 की वैल्यू पता कर लो और फिर V2 में से V1 को माइनस कर दो तो कितना वाटर ऐड किया गया है ये आपको पता चल जाएगा। यानी कि हमारा पहला कोशिश यही होगा कि हम V2 को फाइंड आउट करें। अब डाइल्यूशन हो रहा है यानी कि यहां पर हमने वाटर ऐड किया है, इसके सॉल्वेंट में चेंज किया है, सॉल्यूट में कोई चेंज नहीं किया है। यानी कि सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल यहां होगा वही नंबर ऑफ मोल यहां होगा, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ मोल 1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल 2 और नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। आपको अगर चीजें पता होती तो आप डायरेक्ट इस पे आ सकते थे, ठीक है। यहां से V2 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो। M1 V1 बाई M2, M1 है 0.5 इंटू 16 अपॉन 0.4 यानी कि 20 आ जाएगा। तो आपका एडेड वाटर क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, 20 माइनस 16 4 ml। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन है 0.45 ग्राम ऑफ एन एसिड ऑफ मोलर मास 90 was neutralized by 20 ml 0.54 N caustic soda यानी कि KOH, फाइंड बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि आपके पास एक एसिड है, ठीक है, जिसको एक कॉस्टिक सोडा के साथ में न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। कॉस्टिक सोडा KOH यानी कि बेस, यानी कि एक एसिड को एक बेस से न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, ठीक है। देखिए यहां पे कहा जा रहा है न्यूट्रलाइज किया जा रहा है,
तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब यही हुआ कि कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है, यानी कि एसिड और बेस के बीच में आपका कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है। अब ये कहा गया है कि एसिड का मास 0.45 ग्राम है, मोलर मास 90 है, बेस का वॉल्यूम 20 ml है, नॉर्मेलिटी 0.54 है। तो आपको एसिड की बेसिसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन लिखो पहले, एसिड को मिक्स किया आपने, लिखो न्यूट्रलाइजेशन, बाय बेस। एसिड का मास है 0.45, मोलर मास है 90, इसका वॉल्यूम है 20 ml, नॉर्मेलिटी है 0.54। अब देखो यहां पे हो रहा कि कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है, आपको इसकी बेसिसिटी फाइंड आउट करनी है। कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है और आपको बेसिसिटी फाइंड आउट करनी है। तो किसी भी एसिड का जो बेसिसिटी होता है उसको आप एन फैक्टर भी कहते हो। किसी भी एसिड का जो बेसिसिटी होता है वही उस एसिड का एन फैक्टर होता है। मतलब कह लो कि आपको इस एसिड का एन फैक्टर फाइंड आउट करना है। एक चीज तो क्लियर हो गई। दूसरा चीज, जब भी दो रिएक्टेंट के बीच में कंप्लीट रिएक्शन होगा तो आपको पता है कि उनका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा सेम होगा। नंबर ऑफ मोल सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा सेम होगा। तो आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस दोनों सेम हो जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का हमने आपको रिलेशन कुछ बताया है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर या फिर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। अब देखो बेस के लिए नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम गिवन है, यानी कि इन दोनों का यूज करके आप बेस का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हो। एसिड के लिए देखो, एसिड के लिए नॉर्मेलिटी या वॉल्यूम तो नहीं गिवन है, लेकिन एसिड के लिए उसका मास और मोलर मास गिवन है। तो और बेसिसिटी पूछा जा रहा है, यानी कि एन फैक्टर पूछा जा रहा है। तो इन दोनों का यूज करके, मास और मोलर मास का यूज करके आप नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड फाइंड आउट कर सकते हो। और फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड आ जाएगा तो एसिड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप पता कर सकते हो, उसके एन फैक्टर के टर्म में अप्लाई करो, यानी कि नंबर ऑफ मोल इनटू ऑफ एसिड इनटू एन फैक्टर ऑफ एसिड इक्वल्स टू
नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस, नंबर ऑफ मोल, मास अपॉन मोलर मास of acid into n factor of acid equals to normality of base into volume of base। इसकी वैल्यू पुट करो 0.45 अपॉन 90 into n factor of acid equals to 0.54 इंटू 20। इसको आप सॉल्व कर लो। एक चीज ध्यान देना, यहां पे जो वॉल्यूम गिवन है किसमें गिवन है, ml में, और हमने आपको बताया था कि वॉल्यूम अगर ml में यूज करोगे यहां पे तो आपका नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट आएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता करने के लिए आपका वॉल्यूम लीटर में ही होना चाहिए, यानी कि 20 लीटर लिखोगे ये। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो n फैक्टर मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व कर सकते हो इसको। 0.54 इंटू 200 इंटू 20 10 की पावर -3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, आप सॉल्व करोगे 2.16, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यही आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद मैं उम्मीद करूंगा कि नॉर्मेलिटी इक्वेशन और मोलैरिटी इक्वेशन पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर पाओगे। देखिए इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, बस यही इतना कॉन्सेप्ट है। आपके सामने क्वेश्चन घुमा घुमा के आएगा और क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है ये आप तभी सीख पाओगे जब आप खुद से ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। किस आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ढेर सारे रिसोर्सेज होंगे। किसी दिन मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको कौन कौन से बुक फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन 6th। 10 ml of NaCl comma 20 ml of N/2 H2SO4 and 30 ml of N/3 HNO3 are mixed together and volume made to 1 liter and volume made to 1 liter find normality of resulting solution।
चलिए आप वीडियो पॉज करके इसको खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन क्या है, ये कहा गया है कि आपके पास 3 सॉल्यूशन है, HCl का, H2SO4 का, HNO3 का। तीनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करके एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनाया गया है। जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम 1 लीटर है। तो आपको उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है। मिक्स किया आपने HCl को, H2SO4 को और HNO3 को, बना आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन। HCl का वॉल्यूम है 10 ml, नॉर्मेलिटी 1, इसका वॉल्यूम 20 ml, नॉर्मेलिटी 1/2, इसका वॉल्यूम 30 ml, नॉर्मेलिटी 1/3, इसका वॉल्यूम 1 लीटर यानी कि 1000 ml, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप देखो सिंपल सी बात है, 3 सॉल्यूशन को आपने मिक्स किया, तीनों एसिड है, यानी कि 3 एसिड को आपने मिक्स करके एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया है। तीनों एसिड है यानी कि उनके बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, यानी कि 3 नॉन रिएक्टिव सॉल्यूशन को आपने मिक्स करके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया है। अब देखिए, इसका वॉल्यूम 10 ml, इसका वॉल्यूम 20 ml, इसका वॉल्यूम 30 ml और इसका वॉल्यूम 1000 ml। अब आपके दिमाग में एक डाउट आना चाहिए कि जब इन तीनों को हमने मिक्स करके इसका फॉर्मेशन किया तो इसका वॉल्यूम इन तीनों के वॉल्यूम के सम के इक्वल आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। इन तीनों के वॉल्यूम का सम आप देख रहे हो 60 ml है, जबकि इसका 1000 ml है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि पहले इन तीनों को हमने मिक्स किया और मिक्स करके इसका डाइल्यूशन किया और डाइल्यूट करके ये हमने बना दिया, यानी कि इन तीनों सॉल्यूशन के साथ में हमने वाटर भी ऐड किया है, तभी इसका फॉर्मेशन हुआ है। अब कितना वाटर ऐड किया है उसका कोई इश्यू नहीं है, यहां पर उसका कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हमें ये वाला पता करना है। तो देखो, आप कह सकते हो कि यहां पर जो सॉल्यूट होगा उसका अमाउंट क्या होगा। यहां पर सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा? सिंपल सी बात है, इसमें सॉल्यूट का अमाउंट प्लस इसके सॉल्यूट का अमाउंट प्लस इसके सॉल्यूट का अमाउंट बराबर हो जाएगा इसमें प्रेजेंट सॉल्यूट का अमाउंट, यानी कि इन तीनों के सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का सम हो जाएगा इसमें प्रेजेंट सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का सम। और बेसिक बात है, समझ में आ रही है बात? तो आइए हम करते हैं इसको। तो इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इक्वल्स टू N4V4। आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। तो N4 क्या हो जाएगा? N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 अपॉन V4। वैल्यू पुट कीजिए आप। N1V1 10 आएगा, N2V2 कितना आ जाएगा? 20 इंटू 1/2 प्लस N3V3 30 इंटू 1/3 अपॉन 1000
ml। हमेशा ध्यान देना, यहाँ पे V1, V2, V3 और V4 तीनों, इन चारों की यूनिट सेम ही होगी। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगी वैल्यू आपकी 60/1000, यानी कि 6/100, यानी कि 0.06। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए और आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी इक्वेशन पर बेस्ड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। ठीक है, और जो हमारा अगला लेक्चर आने वाला है वो भी इम्पोर्टेंट है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आते रहते हैं, तो वो रिलेशन इंपॉर्टेंट है। तो अगले लेक्चर में मैं ये बताने वाला हूं। साथ में अगले लेक्चर में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि जितने कंसंट्रेशन टर्म हैं, चाहे आपका मास परसेंट हो, वॉल्यूम परसेंट हो, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट हो, मास परसेंट हो, मास फ्रैक्शन हो, मोल फ्रैक्शन हो, पीपीएम हो, मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी कोई भी हो, इन सारे कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसमें से कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म ऐसे हैं जो कि टेम्परेचर को वेरी करने पे चेंज करते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। यानी कि अगले लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक को स्टडी करेंगे, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, और दूसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, अगला लेक्चर इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।